हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर नंबर 4 से। उससे पहले अगर आप चैप्टर नंबर यानी इससे जितना भी चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 तक हम करवा दिए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर फ्री PDF वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना अब स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, सभी स्टूडेंट एक बार शेयर भी करेंगे वीडियो को। चलिए हम क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अब चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। क्या है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए। अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। 2020 में पूछा गया था। 2020 ए में पूछा गया था। ए में है धारा और बी में है वोल्टेज, सी में शक्ति और ए में आवृत्ति। अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचायक ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज ये घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार से है, आपका 2 नंबर प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। जो 2020 में पूछा गया है। कितना में, 2020 में पूछा गया है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। ए में है 0, बी में कि 1 US और सी में कि 1C और डी में कि अनंत। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। वह योग होता है आपका कितना, वह 0 होता है। योग 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, वह 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ये आ चुके हैं अगला प्रश्न जो आपका 3 नंबर में है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। जो पूछा गया प्रश्न है उसको आप याद होना चाहिए, उसको आप याद कर ही लीजिएगा। ये पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि लोहा होता है। लोहा क्या होता है बताइए। जो 2020 में पूछा गया था, 2020 ए में पूछा गया था कि लोहा क्या होता है। तो बताइए। ए में कि अनुचुंबकीय, ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है अनुचुंबकीय और बी में है प्रतिचुंबकीय, सी में है लौह चुंबकीय और डी में कि अनुचुंबकीय। क्या होता है लोहा जो होता है वह क्या होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इसको आपको याद कर ही लीजिएगा क्योंकि जो पूछा गया प्रश्न होता है वो आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा लौह चुंबकीय होता है। सबसे आसान देखिए, याद रखिए लोहा से हो जाएगा लोहा और लौह दोनों सेम है तो लोहा लौह चुंबकीय होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। 4 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक होता है। निम्नलिखित में किसी राशि का मात्रक कितना होता है। जो 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक होता है। ए में कि विद्युतीय फ्लक्स और बी में कि विद्युतीय विभव, सी में कि विद्युतीय धारिता और डी में कि विद्युतीय क्षेत्र। तक इसका मात्रक होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युतीय क्षेत्र का ये क्या होता है, मात्रक होता है। निम्नलिखित में से राशि किस राशि का मात्रक होता है, किस राशि का मात्रक होता है आपका ये। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आ चुके हैं अगला प्रश्न जो है आपका ये 5 नंबर पर। 5 नंबर में जो प्रश्न है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, यह 2020 में पूछा गया तो क्या करता है। 2020 में पूछा गया है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या करता है। ए में है कि स्थिर रहता है और बी में बढ़ता है, सी में घटता है और डी में कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या करता है। तो विषुवत रेखा की ओर जाता है तो वह क्या करता है, घटता है, घट जाता है वहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है 6 नंबर में कि आदर्श क्या है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो 2019 में पूछा गया है। देखिए सभी पूछा गया ही प्रश्न है तो इसको आपको याद तो होना ही चाहिए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ए में है कम, बी में है अधिक, सी में अनंत और डी में कि 0। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह होता है आपका ये 0। आपका ये 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा समझते हुए चलिए और लास्ट तक बने रहिएगा। आपको लास्ट तक बने रहिएगा, इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा आपको। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर।
आइए आ चुके हैं अगला जो प्रश्न है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं। 7 नंबर में आपका प्रश्न है कि देखिए, ये प्रश्न नहीं दिया क्या, नहीं ये 3 ही ऑप्शन है इसमें। चलिए देखिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH के यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो ये 2019 में पूछा गया। तो क्या होता है, में कि n BH और में कि n स्क्वायर और BH और सी में कि n स्क्वायर BH स्क्वायर। तो क्या होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि NaBH आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न जो है आपका ये 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न जो है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक जो इलेक्ट्रॉन है जो क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है, यानी उसमें चल रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उग्रत नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा कितना, जो 2018 में पूछा गया है। 2018 में देख सकते हैं ये पूछा गया है। तो क्या होगा, ए में कि दक्षिण दिशा में किस में बल लगाया जाएगा, ए में दक्षिण दिशा में, बी में कि पूर्व दिशा में, सी में कि पश्चिम दिशा में और डी में कि उत्तर दिशा में। किस दिशा में बल लगाया जाएगा, तो बल लगाया जाएगा आपका ये किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में ये बल लगाया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब आ चुके हैं अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर में, 9 नंबर प्रश्न है, जो इस प्रकार से है कि जब कोई आवेशित कण, पढ़िए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण होता है एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तो क्या करता है। ए में कि कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, और बी में कि वेग अचर रहता है, और सी में कि वेग की दिशा बदलती रहती है, और डी में कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। क्या होती है, जब भी कोई आवेशित कण होता है एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ये वेग अचर रह जाता है। वेग का मान अचर रहता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब आगे हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 10 नंबर में है, जो इस प्रकार से है। 10 नंबर प्रश्न है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान होने पर लगने वाला बल क्या होगा, जो 2018 में पूछा गया था। बता दीजिए। ए में कि Q और VXB, बी में कि QE, सी में QE प्लस VXB और डी में कि QB प्लस VXE। क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट में बता दीजिए। इसका जवाब कमेंट करिए कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान होने पर लगने वाला जो बल होता है वह क्या करता है। तो लगने वाला बल आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ये Q और E प्लस VXB होता है, VXB देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न पर कितना नंबर में है, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको भी जल्दी देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है कैसे, जो 2017 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है कैसे। में श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाकर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाकर, बी में समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाकर, और सी में श्रेणी में निम्न प्रतिरोध को लगाकर, और डी में के समांतर में उच्च प्रतिरोध को लगाकर कैसे किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वो आपका ये देखिए 2017 में पूछा गया। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना होगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है 12 नंबर में कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, जो 2016 में पूछा गया था। 2016 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। ए में है कि केवल विद्युत क्षेत्र, बी में है कि केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों एक ही है, और सी में कि ए और बी दोनों, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो राइट आंसर सभी लगा देंगे। इसका राइट आंसर बताइए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी केवल विद्युत क्षेत्र में और केवल विद्युत क्षेत्र दोनों। तो क्वेश्चन एक ही दिए हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका ये राइट आंसर ये भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर में।
13 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, सभी पूछा गया है प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए कि चुंबकीय, क्या प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय प्रेरण हो, दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो बता दीजिए इसका ऐसे मात्रक क्या होता है जो 2016 में पूछा गया था। तो ध्यान में रखिए, पूछा गया है उसका आप ध्यान रखना है। तो एम है टेस्ला जो आपका टी से सूचित करते हैं, और डी में वेबर जिसको WB से सूचित करते हैं, और आपका ये है हेनरी जिसको हम H से सूचित करते हैं। आपका डी में फैराडे जिसको F से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक आपका होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला इसका होता है ऐसा मात्रक टेस्ला। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न 14 नंबर में है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय प्रेरण हो, दोनों की बीमा क्या होती है, 2016 में पूछा गया था। कि सभी पूछा गया प्रश्न सभी क्वेश्चन बैंक से लाए हुए है, इसीलिए सभी पूछा गया प्रश्न, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है। ए में है कि A² ml0 और T इनवर्स स्क्वायर, और बी में है कि A0 और ml T इनवर्स स्क्वायर, और सी में है कि AML और T इनवर्स स्क्वायर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक बना रहिएगा, आपका फिजिक्स का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ये चैप्टर 4 से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आप बना दीजिएगा। और चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है कि जब किसी, क्या प्रश्न में ध्यान से पढ़िए इसको, कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या करती है। जब भी हम किसी एमीटर है जिसको ऑमीटर भी बोल सकते हैं, उसको शंट करेंगे, उसमें शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या करती है, बढ़ती है घटती है। ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी में स्थिर रहती है, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या करती है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है उसको माप सीमा क्या करती है, वो बढ़ती है, माप सीमा बढ़ती है, याद करके रखना है। माप सीमा हमेशा वो बढ़ेगी, कभी नहीं घट सकती है आपका ये शंट लगाने पर। और चलिए आपका अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि चुंबकशीलता का बीमा होता है, जो 2015 में पूछा गया। देखिए सभी पूछा गया प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चुंबकशीलता की जो बीमा होती है, ए में कि ए में MLT इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स स्क्वायर, और बी में कि MLT और I इनवर्स स्क्वायर, और सी में देख सकते हैं MLT और स्क्वायर है, और डी में कि MLT इनवर्स स्क्वायर। तो क्या होता है, चुंबकशीलता का जो बीमा होता है 2015 में पूछा गया है, तो ये आपका होता है क्या, MLT इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स स्क्वायर। इस प्रकार से होता है जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से 17 नंबर में कि समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप यानी समान वेग से चलमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, जो 2010 में पूछा गया है। देखिए 2010 में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका जवाब। ए में केवल विद्युत क्षेत्र, बी में केवल चुंबकीय क्षेत्र, और सी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। समरूप वेग से चलमान जो आवेश होता है वह क्या उत्पन्न करता है, बताइए। समरूप वेग से चलमान जो आपका आवेश होता है वह क्या उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करता है क्या, आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ये उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर में है। 18 नंबर जो प्रश्न है कि लास्ट तक रुके रहिएगा, आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी हो जाएगा। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है। ए में केवल कूलॉम बल, बी में चुंबकीय बल भी, सी में नाभिकीय बल भी, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका तो आप सभी बता देंगे। तो क्या दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, वो लगता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय बल भी। हम इसलिए इसको कलर कर दिए थे ताकि सभी स्टूडेंट इसमें बताने लगे। आपका ये राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर चुंबकीय बल भी होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर में। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ए में है कि एम्पियर ने, और बी में ओस्टेड ने, सी में फ्लेमिंग ने, और डी में फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी किसने, वह की थी आपका ओस्टेड ने। ओस्टेड जो वैज्ञानिक थे वही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो आपका 21 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, चलिए इसको भी देखते हैं कि शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या करती है। अगर शंट के प्रयोग हो रहा है तो धारा मापी की सुग्राहिता होती है, ए में घट जाती है, बी में बढ़ जाती है,
सी में अपवर्तित रहती है और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या करती है? सन के प्रयोग में धारमापी की सुग्राहिता होती है वह क्या करती है? धारमापी की सुग्राहिता हमेशा वह बढ़ती नहीं है पर घट जाती है। धारमापी की सुग्राहिता आपका घट जाती है माइनस हो जाती है, घट जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आ चुके हैं, कितना नंबर प्रश्न है आपका? ये 22 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसको कैसे जोड़ा जाता है? बताइए। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसको जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? में श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, बी में समांतर में निम्न प्रतिरोध, और सी में श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, और डी में की समांतर में उच्च प्रतिरोध। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में उसको बदलना है तो कहाँ जोड़ा जाएगा? उसको हम जोड़ेंगे कहाँ? ये आपका जोड़ेंगे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध में हम उसको जोड़ेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 23 नंबर में, उसको चलिए देखते हैं। इसमें भी देखिए 3 ही ऑप्शन शायद लग रहा है। हाँ, 3 ही ऑप्शन है इसमें भी कि चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंट्रोडक्शन में की बीमा होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन में बीमा क्या होती है? ML0 T इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स स्क्वायर, और बी में देख सकते हैं, और सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपका ये ML0 T इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स स्क्वायर, इस प्रकार सबका होगा बीमा, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न अब समाप्त होने वाला है, और समाप्त ज़्यादा देर नहीं है अब। एक गैल्वेनोमीटर को क्या प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने में ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? ए में निम्न प्रतिरोध का, में उच्च प्रतिरोध का, सी में संधारित्र का, और डी में प्रेरण कुंडली का। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो यह ज़रूरत होती है किसकी? यह होती है आपका उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न जो आपका 25 नंबर में है, क्या कर रहा है इसको भी चलिए देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की है, तो क्या हो जाएगा? में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, कि में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, कि उत्तर की ओर होगा, कि इनमें से कोई नहीं? किसकी ओर होगा? तो वह होगा आपका किसकी ओर? ये आपका होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अपना कितना क्वेश्चन बताए थे आपको? हम 25 क्वेश्चन बताए थे। अब इसमें से कितना सही कर पाए? 25 में से आप कितना सही कर पाए बता दीजिए। 25 में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट लिख दीजिए। अगर 20 सही होगा तो बहुत ही अच्छा हुआ, और जिससे नीचे हुआ तो आपका तैयारी समझ लीजिए कि अच्छा नहीं हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा।